अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भारत के लेटेस्ट एपिसोड में खुशामदीद। आज भी गुज़िश्ता एपिसोड्स की तरह काफ़ी सारी मामलात हैं जिस पे नज़र की ज़रूरत है, तो उसी पे बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू करते हैं। इफ़ाज़ सलीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो देखें लेटेस्ट आज भी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से काफ़ी हलचल रही। सबसे पहले तो उस पर डालें कि वो जो 8 रुकनी बेंच बैठा हुआ है ये कि जो समाअत करने के सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन को महफिल वो करना चाह रहे हैं, उस पर आपका क्या तासुरात हैं? देखिए सिंपल मैथ्स है कि आपको पता है जहाँ टोटल तादाद जो है वो 15 के करीब जो है वो जजेस है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर 8 मेंबर्स का जो है वो बेंच बना हुआ है, अगर वो एक फैसला देता है तो फुल कोर्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है। 8 लोगों ने अगर यूनानिमसली अगर एक फैसला दे दिया है तो उसका मतलब ये है कि अगर फुल कोर्ट बैठता और वो साथ के साथ दूसरा फैसला भी दे दे तो 8 वाला जो फैसला वो चल रहा था। ये जो आप केस चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, जो इस मकसद के लिए ये केस चल रहा है कि 3 रुकनी बेंच जो है ना वो सो मोटो का फैसला किया करे, वो जो रूल्स एंड प्रोसीजर इन डिस्कशन है, इन प्रिंसिपल आप उससे एग्री करते हैं कि होना चाहिए? या देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम है ना, इंटेंट देखनी पड़ेगी कि एक काम है, आप नेकी का काम भी कर रहे हैं तो इसमें तो इंटेंट से ज्यादा टाइमिंग पे इशू उठा रहा है। टाइमिंग, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, टाइमिंग क्या है, इंटेंट क्या है आपकी। बेसिकली आपको लगा कि 90 दिन में बात चली कहां से थी, चली तो इधर से थी ना कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आइन बड़ा वाज़ेह है, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के लोग भी जो कहते हैं टीवी में आकर तो वो भी यही कहते हैं जी 90 दिन में ही होने चाहिए, आइन यही कहता है। जब आपको लगा कि चीफ जस्टिस को आप मैनेज नहीं कर पा रहे जैसे आपने बाकी लोगों को मैनेज कर लिया है, अपेरेंटली दूसरी थ्योरी भी है कि चीफ जस्टिस मैनेज हुए हैं, लेकिन चलें अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं मैनेज हुए तो उन्होंने उस चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो अगले जो दो जजेस हैं जो कि बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है फायदे सा, अनफॉर्चुनेटली उनका कंडक्ट बड़ा पैथेटिक है, वो पहले से ही उन्होंने अपनी मेलाफाइड इंटेंशंस जो है वो शो कर दी हैं। तो वो ये उन्होंने क्या किया कि 3, अच्छा 2 भी कर देते, उन्होंने 3 लोग किए क्योंकि अगले दोनों जजेस जो है उन्होंने नून लीग किया है। देखिए ना, फायद ईसा साहब ने उनको रिलीफ दिया हुआ है हुदैबिया पेपर मिल में, और सुप्रीम उधर पार्लियामेंट में उनके साथ जाके बैठ कर तकरीर की। बिल्कुल, वो तो बड़ा वाज़ेह है ना, वो रोज उनका लेटर नजर आ रहा था तो लोगों को लेटर लिख देते थे कि जी आइन की ये वायलेशन हो रही है, फलानी वायलेशन हो रही है, चीफ जस्टिस नोटिस लें। अब जो आइन देखिए बुनियाद किधर से शुरू होती है मुल्क के अंदर जमहूरियत की, वो शुरू होती है अवाम से। अवाम अपने मर्जी से आज़ादी के साथ, बादशाही निज़ाम तो है नहीं, हमने पाकिस्तान तो आज़ाद हो चुका हुआ है, हमने ये सुना था 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था। अगर आज़ाद हो चुका था तो अवाम के पास ये राइट होता है कि वो किसको चूज करें, और वो आइन ने बताया हुआ है कि वो जिसको भी चूज करेंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी, जब इलेक्शन होंगे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। फायदे साइज में खामोश है, और वो जाके मीडिया टॉक भी कर रहा होता है, वो जज है फिर भी जाके मीडिया टॉक करता है, और मीडिया टॉक में भी अगर उससे ये सवाल हो तो वो उसका होंठ सिल जाते हैं उसके। तो प्रॉब्लम ये कि अच्छा इन्होंने ये किया, इनकी इंटेंशन ये थी कि जी 3 जजेस जो है वो उस पर बेंच बनाए, क्योंकि 3 में से 2 जजेस जो है वो इनके जाले हैं, वो इनकी मर्जी का बेंच बनेगा, वो बेंच फिक्सिंग करके और वो जिस तरह से जो भी ये देखें कि बादशाह चल रही है वो बादशाह चलती रहे। तो वो था। तो अब जब आपने पहले ही लोगों को शकूक व शुबहात में डाल दिया, तो अगर आप एक सही काम भी कर रहे हैं तो वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब अगली बात पे हम आते हैं। अगली बात ये है कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बने। फुल कोर्ट क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसमें क्या चक्कर है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब क्या है कि वो जो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, वो वाली बात है कि कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। फुल कोर्ट बन जाएगा तो इनको भी पता फैसला तो ये आएगा जो 8 मेंबर, 8 लार्जर बेंच, ऑलमोस्ट फुल बेंच ही फुल कोर्ट ही कंसीडर होता है। अगर फुल कोर्ट बन जाए तो 8 जो जजेस जो भी फैसला करेंगे वो फैसला इंप्लीमेंट होगा, वो तो इनको भी पता है। लेकिन चाहते हैं क्या है, ये वो चाहते हैं कि अतमिनुल्लाह, फायद ईसा और इस तरह से इनके जो डिसेंडिंग नोट्स हैं जाले वो बैठे और उनको कंट्रोवर्शियल करें। वो फिर कहेंगे जी ये जी सुप्रीम कोर्ट ये काबिल समाअत ही नहीं है, वो नए ड्रामेबाजी करेगी और फिर उसमें से हुकूमत अपने पॉइंट्स निकालेगी, इसलिए फुल कोर्ट चाह रहे हैं। वरना तो ये तो हुकूमत को भी पता है, ये तो एक छोटे आप 5 साल के बच्चे से भी मैथ करा लें कि 8 मेंबर अगर बेंच बैठ गया है तो फुल कोर्ट की जरूरत है, तो वो कहेगा नहीं जरूरत है, जो ये फैसला देंगे वही फुल कोर्ट का फैसला है। तो बेसिकली इसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। जिस तरह कि आपने पहले देखा इलेक्शंस वाली जो वो था उसमें भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल किया। अतमिनुल्लाह ने और बाकी जो जजेस थे उन्होंने क्या 2 नंबरी की। उन्हें पता था कि 90 दिन वाली बात से तो वो नहीं फिर सकते, तो उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया। अतमिनुल्लाह ये कह रहा है कि जी असेंबली तहलील हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। जब आइन ने राइट दिया हुआ, हमने सही और गलत का फैसला आइन से करना है। आइन ने राइट दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को, अब शहबाज शरीफ है, ये शहबाज शरीफ का राइट है कि वो जब चाहे असेंबली तोड़ दे।
उसके बाद अदालतें इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि आइन ने इसको इख्तियार दिया हुआ है। तो अतमनुल्लाह ये बात कहाँ से लेके आ रहा था? इसलिए लेके आ रहे हैं कि जब लास्ट Controversial करें। नहीं, उमर अता बंदयाल ने भी तो असम्बली बहाल की थी ना, इमरान खान ने तो तोड़ दी थी। उन्होंने पहले असम्बली को बहाल किया और फिर उन्होंने जो कासिम सूरी वाली रूलिंग को किया, शायद वो प्रेसिडेंट बता रहे थे कि पहले हो जाए, बहाल हो अच्छा, जाए। आपने ये बड़ी जबरदस्त बात की है। मजे की बात यह है कि ये रिव्यू भी जो है पेंडिंग है। अगर ये रिव्यू दोबारा से जो शेख रशीद साहब पहले ये बात करते रहे हैं काफी मुसलसल, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि बंदयाल जो है वो, मेरे आपसे जो थोड़ी सी ओपिनियन डिफरेंट है। मुझे लगता है कि बंदयाल जो है वो मैनेज हो रहा है आपको, लेकिन मैनेज हुकूमत से नहीं हो रहा, वो कहीं और से मैनेज हो रहा है। वरना अगर रिव्यू अब पिटीशन, हमारे पास दूसरा सेकंड ऑप्शन भी तो नहीं है ना, अब ये सिस्टम है, इसी के अंदर से आपने देखना है। अगर वो रिव्यू पिटीशन दोबारा आ जाए और जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो है स्याह और सफेद की मालिक है, उसमें जुडिशरी अमल दखल नहीं कर सकती, फिर तो वो रूलिंग भी नहीं सेटिस्फाइड हो सकती और असेंबली तो डिसॉल्व है फिर। एग्जैक्टली समझो डिसॉल्व हो गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो मसला ये है कि ये हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अब हमें ये मुनाफत छोड़ देनी चाहिए। हमें सही और गलत की जो है ना वो हमें फर्क की जो है ना हमें अब उसकी तरफ जाना चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। अच्छा, इसी दौरान एक जबरदस्त जो चीज उन्होंने डिमांड की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं पार्लियामेंट में और कमेटियों में वो लेके आए, लेकिन जो स्पीकर साहब ने उसको डिनाई कर दिया। इसमें मेरे दो आपसे जिम्मे सवाल हैं, वन बाय वन आप उसका आंसर करें। एक तो जो चीफ जस्टिस साहब ने वो मंगवाई क्यों है, उसी का ये भी बता सकते हैं कि आप मंगवा सकते भी हैं कि नहीं। दूसरा ये कि स्पीकर साहब ने क्या उसको डिनाई कर भी सकते हैं कि नहीं, और डिनाई कर क्यों रहे हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन बन गए आपके लिए। इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। मैं एंड से शुरू करता हूँ, जब डिनाई कर क्यों नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि आइन कहता है कि जब एक केस चल रहा हो, प्रोसीडिंग चल रही हो, तो उस केस के बारे में और जजेस के कंडक्ट के बारे में पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो सकती। जैसे कि सदर के बारे में भी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो सकती, उसके कंडक्ट के बारे में। अब अच्छा, अब इन्हें पता है कि इन्होंने तो डिबेट तो दूर की बात है, इन्होंने तो गाला गलौज किया पार्लियामेंट में। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये प्रोसीडिंग दे देंगे तो ये तो फंस जाएंगे। जिन भी एमएनएस ने उसमें बात की हुई है उन सब पे कंटेम्प्ट। तो इम्यूनिटी नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर की गुफ्तगू? नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू है उसमें इम्यूनिटी होती है, लेकिन वो कैसे इम्यूनिटी होती है? आइन कहता है इम्यूनिटी है, लेकिन आइन साथ ये भी कहता है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें इम्यूनिटी नहीं है और उसमें आप बात ही नहीं कर सकते। इन्होंने तो गालियां दी हुई हैं। हाँ, वो उस चीज को कहने हम लेके आएंगे। आपने ऑन गोइंग जो है जो सब जुडिशियल केस है उस पर हमने डिस्कशन की क्यों? तो वो बेसिकली सबूत है। सबूत है कि इन्होंने वहां पे भी आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो ये अगर अपने हाथ से ये कैसे सबूत दे सकते हैं? तो हर चीज में ये पार्लियामेंट के पीछे छुपते हैं। ये कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है पर स्याह सफेद की मालिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट अगर आज कह देगी कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है, करारदाद मंजूर हो जाए, तो क्या पाकिस्तान सेकुलर स्टेट बन जाएगी? अगर ये कह दें कि हम जो है इंडिया से इलाका का ऐलान करते हैं, कल करारदाद मंजूर कर दें, तो फिर हम क्या इंडिया से इलाका हो जाएगा? इस आर्ग्यूमेंट से तो फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन है वो सुप्रीम हुआ। आइन ही सुप्रीम है ना। और आइन से भी सुप्रीम ये है कि हमारा इस्लामी फलाई रियासत है, तो हमारा आइन ये कहता है कि हमारी कोई भी शिक ऐसी नहीं हो सकती जो इस्लाम के खिलाफ हो। इसलिए मैंने आपको सेकुलर स्टेट की मिसाल दी। तो हम ये नहीं, आइन अगर ये दो तहसीत से भी ये नहीं बात कर सकते कि पाकिस्तान जो है सेकुलर स्टेट है, इस्लामी फलाई रियासत नहीं है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ये है कि ये एक ड्रामेबाजी है। मैंने आपसे कहा ना कि ये तो देखिए मसला ये है कि उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हमारे, मुझे लगता है किसी मैनेज हो रहे हैं। वरना तो वो सिंपल सी बात है कि वो रिव्यू पिटीशन अगर कल ही लगा दें और उसमें फिर अटॉर्नी जनरल से आगे दलाइल दें, तो अगर जो वो दलाइल दे रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से वही दलाइल देंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। फिर कहेंगे ठीक है जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि ये बैरूनी साजिश है, मेरे पास साइफर आया हुआ है, लिहाजा मैं इस पर नहीं कराता वोटिंग। तो आइन कहता है वोटिंग कराए। आइन ने टाइमलाइन दी हुई है कि जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो इस टाइमलाइन के अंदर आपने वोटिंग करानी है, जैसे कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। अगर एक पार्लियामेंट के स्पीकर कहता है कि जी ये तो बैरूनी साजिश है तो मैंने इस पर नहीं करानी, तो फिर तो ठीक है। फिर अगर इनकी बात सुनी जाए, उनकी समझ नहीं लग रही। वहां उन्होंने वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में चले भी गए, फिर सुप्रीम को बहाल भी किया, सारा किया। आज जब आइन टूटा है हमें ये नहीं पता कि तोड़ा किसने है, सजा किसको मिलेगी, वो ही नहीं डिसीजन हो सका। क्योंकि हमारा बदकिस्मती है ना, हमारे जजेस जो है कॉम्प्रोमाइज है, कोई किसी एक पार्टी की तरफ है, आधे जजेस जो है वो नून लीग की तरफ में, और आधे जजेस जो है वो ताकतवर हल्कों से इशारे लेते हैं। इसी दौरान सारा एक और बड़ी जबरदस्त हुकूमत के अंदर सारा मामला हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जो कोरोनेशन है, जो ताजपोशी है ब्रिटिश में, वहाँ पे उनके बादशाह की जो 7 दहाइयों के बाद हुई है, तो वो वहाँ गए रहे, यहाँ सारा केओस छोड़ के, और उन्होंने अपने भाई से भी मुलाकात की। उस पर कोई रोशनी डालें, वहाँ पे क्या खिचड़ी पकड़ी? ये हमारा जो बदकिस्मती है, हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है ना,
ये जो वो एग्जैक्ट जो है वो हमारा जो कलर की लेवल जो है वो शायद 5 घंटे यहाँ पे ताजपोशी दिखाते रहे, क्या ये? देखिए हमारा क्या सिस्टम है, हमारा सिस्टम ये है कि अगर आप किसी भी सरकारी महकमे को देखें, प्राइवेट कुछ अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में तो सिस्टम बदल चुका हुआ है, लेकिन अगर बाकी पाकिस्तान में देखें, एक कलर को जब ऊपर से ऑर्डर आता है ना, तो वो कानून कायदा नहीं देखता, वो कहता है हाजिर जनाब। तो ये शहबाज शरीफ जो है ना वो वाला इंसान है जो हाजिर जनाब, ये हर जगह जो है ना बूट पॉलिश करने जो है ना पहुंच जाता है। वहां पे भी देखें, खुद ही उन्होंने कहा था हमारे साथ जो इंडिया है, इंडिया में क्या मोदी जो है वो इस तरह से पहुंचा हुआ है, और अच्छा पहुंचा भी हुआ है, वो आप देखिए कितने दिन पहले पहुंचा हुआ है, एक दिन पहले भी शामिल हो रहा है, अगले दिन भी शामिल हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर इतने सख्त क्राइसिस में से गुजर रहा है, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है, IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, बजाय प्राइम मिनिस्टर को जाके IMF से बात करने के वहां पर चले जाता, ये टाइम उधर लगा लेता, लेकिन हमारे टैक्स पेयर खर्चा कर रहा है, प्राइवेट जेट लेके वज़ीर आज़म का वहां पे जा रहा है। फिर आपने ये देखा, ये कितनी बदकिस्मती है कि वो जो विजुअल्स अच्छे नहीं थे, बजाय कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी होता, उसको बताता कि ये आपने कैसे यहाँ पे अपना मामला लोगों के साथ बातचीत करनी है जो मुल्क का फायदा हो सकता है, तो हमने उसके साथ देखा, तो कौन था? उसकी बेटी। ये बादशाह से पता नहीं हम कब निकलेंगे। और ये लोगों के लिए सोचने का मुकाम है, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, कि वो आप करें सपोर्ट, लेकिन कम से कम उनसे कहेंगे अब ये वाले ड्रामेबाजी तो बंद कर देना, ये बादशाह से तो निकलें, जमहूरियत में आए, मैदान में आए, इलेक्शन कराएं, और अगर इलेक्शन में हार गए तो अगले इलेक्शन की तैयारी करें। जैसे आप साल पहले पॉपुलर थे और आज आप नहीं है, तो आप अगर इमरान खान आ गए तो ये आप अपने से सीखें, साल बाद वो पॉपुलर नहीं होगा, आप पॉपुलर होंगे, लेकिन मुल्क तो तबाह ना करें। मुल्क को तो स्टॉलमेट से बाहर निकाल लेना। अच्छा, इसी दौरान वो इमरान खान साहब की जो सारी जुडिशल जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसी के दौरान उन्होंने एक दिन टीवी पे आके खिताब किया, एक नाम लिया, उसमें उनको अक्यूज किया। नाम तो हम नहीं ले सकते, हमारे पैर जलते हैं। नहीं लेना चाहिए आपको नाम, इससे मैं बाहर आ जाना चाहिए इन बातों से। नहीं, तो हमारे तो पीछे भी किसी ने नहीं आना, उनके तो पीछे भी जो हजारों लाखों लोग आते हैं। तो मेरा जो असल क्वेश्चन है, उन्होंने तो ले लिया, तो भाई अरसे से नाम ले रहे हैं, उस पर जो हमारे एक पीपल पार्टी के सरबराह हैं जरदारी साहब, और नवाज शरीफ साहब के जो छोटे भाई हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने उसके फिर जवाब दिया। इस पे आपका क्या है? वो देखिए अगेन वही गुलामी की सोच, लोगों पे ये बादशाहत करते हैं, ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान लोगों पे बादशाहत करते हैं, लेकिन जो उनसे ऊपर होते हैं उनकी ये गुलामी करते हैं। आप देखें हमारे मुल्क के अंदर सदर ममलिकत का जो होता है वो सबसे बड़ा सुप्रीम है, और वो जो हमारी फोर्सेज हैं उनके भी वो हेड करते हैं। इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। बाकी जो सारे लोग हैं जो सरकारी है वो तो मुलाजिम है ना, लेकिन एक चाहे चीफ सेक्रेटरी है, चाहे किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, इसी तरह फौज का आर्मी चीफ है, या फौज के किसी इदारे का वो बंदा है। हमें फौज जो है वो बड़ी हमारी उसने हमारी क्या कोई भी मुल्क है उसका जो है वो बैकबोन होती है, उन्हें मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी होती है, और मुल्क की आज़ादी को जो है वो उसने मेक श्योर करना होता है। लेकिन इदारे को तो आपको कभी भी आपको कमजोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फौज के अंदर कोई एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल ज़ियाउल हक है, आप देखेंगे ये बड़ी देर से डिबेट चली आ रही है, पीपल पार्टी को देखें तो जो उनका एक सही उनका वो एक ओपिनियन है, वो कहते हैं ज़ियाउल हक ने मुल्क का बेड़ागर किया और भुट्टो को उसने फांसी दी, तो वो भी तो इसी फौज का, वो तो सरबराह था। जनरल फैसल नसीर की अगर बात आती है तो वो तो एक एम्प्लॉय है ना, वो हेड तो नहीं करते, ना वो ISA को हेड करते हैं, ना वो आर्मी को हेड करते हैं। जो आपकी एम्प्लॉय वाली बात से मेरे जहन में एक बात आ रही है, जब जरदारी साहब जो हैं उनके साहबजादे बिलावल साहब ने एक नाम लिया लास्ट टाइम, तो वो तो चेंज कर दिया था बाजवा साहब ने, तो अब तो अटेम्प्ट भी हुई है, इमरान खान के पास सबूत है, तो वो ये बदकिस्मत ये जो हमारे ताकतवर लोग हैं इनको पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही कि मुल्क बदल चुका हुआ है, मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि हम डिले करके और हम लोगों के अंदर मायूसी फैला के तो हम वापस आ जाएंगे, तो वो वापस अब कोई नहीं आएगा। अब वो बादशाहत खत्म होगी, दुनिया कब से चेंज हो चुकी हुई है, अब हमारी बारी भी है। लेकिन हमसे जो बाकी मुल्क तो 100 साल पहले आजाद हो चुके हुए थे, हम जो आजाद तो हम भी 47 में हो गए, लेकिन हम ज़ेनी गुलाम अभी तक थे, तो वो अब तब्दीली आएगी। तो जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे लोगों से बयान दिलाने से बेहतर होता है बयान दिलाए ना। ये तो अगर किसी बंदे को जो है वो उसकी तारीफ करेंगे तो वो बंदा ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। एक रिक्शा चलाने वाला, रेडी वाला भी आजकल इनको गाली दे रहा होता है, वो भी इनको मोहब्बत नहीं करता। जो सर्वेज बता रहे हैं, देखें सर्वेज में जरदारी की पॉपुलैरिटी 1%, शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी 1%, दोनों को मिला लें तो 2%। जो लोग आप 2% का जो ओन करते हैं 2% लोगों को आप उनसे बयान दिला रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये 70% वाले के खिलाफ अगर वजीर आजम जो है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, सुबह दोपहर शाम लोग उसको गालियां देते हैं, कुछ लोग चलिए अच्छा भी कहते होंगे उसको, तो जब उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आर्मी के किसी ऑफिसर को क्यों नहीं। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि आर्मी एज अ इदारा वो बैकबोन है हमारे मुल्क की, हम उस पर बात नहीं करनी चाहिए, और हमें
लेकिन कंडक्ट पर अगर एक बंदा गलत काम कर रहा है, या हो सकता नहीं भी कर रहा हो, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा ना। ये तो असल में बात यह है कि आप इसलिए भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनते हैं कि अगर उन पे एक बात उठी एफआईआर, तो अगर आप एफआईआर नहीं होने दे रहे तो आप ये रिफ्लेक्ट करें कि यहाँ बादशाह है। चोर की दाढ़ी में तिनके वाला। एग्जैक्टली आप एफआईआर होने देते, आप इन्वेस्टिगेशन कराते, उसके बाद साबित होता, हो सकता है नून लीग में से किसी ने इसका फायदा उठाया होता। देखिए इमरान खान कल भी बयान दिया, उसने कहा कि जी अगर मुझे कुछ हुआ तो फैसल नसीर जिम्मेदार है। नून लीग वाले को पता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान है, वो उसकी जानी दुश्मन अगर ज़राना सनाउल्लाह काम नहीं, इसका ना कौन मसला है ना फासा, मसला ये है कि अगर एक ऑफिसर के खिलाफ एक किसी वजह से आज एफआईआर हो जाती है ना, कल को फिर वो कोई भी ऑफिसर अपने सुपीरियर का कोई इस तरह का जो जो हुक्म होता है या जो ऑर्डर होता है उसको मानता ही नहीं है, क्योंकि बाद में फंसना मैंने है। इससे मसला वो बनता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तो यही तो हमारे कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए ना। गुलामी और आजादी में यही तो फर्क है। गुलाम कौमों में जब और उनको पूरा सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं करेगा ये तो तो वो कल को फिर इलीगल काम हुक्म मानेंगे नहीं। देखें, जब हम अंग्रेजों से हम बड़ा खुश होता हमने आजादी ली, वो क्या था, जब अंग्रेज आए तो जो कुछ होता था वो अंग्रेजों के मुताबिक होता था। अंग्रेजों के बारे में आप कोई बात नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने भी कुछ अपने यहाँ पे पालतू रखे हुए थे जिनको सरकार खिताब दिया था, और वो उनको मुखबरियां करते थे। तो आज हमें वही देखने को मिल रहा है ना, शायद अंग्रेजों की जगह जो है हमारे कुछ लोगों ने ले ली, ताकतवर हल्कों ने, मीर जाफर और मीर सादक बाद में जाफर उनके आगे। और यहाँ पे जरदारी और शरीफ जैसे जो है वो सरों का खिताब इनको भी आप दे दें, ये आपके जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक शायद बनना चाह रहे हैं। हमने भी बाद में उनके जो आगे जानशीन है उनको आगे सर पे बिठाए रखा। बिल्कुल बिठाए रखा। तो प्रॉब्लम ये है कि अब हमें अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। एक बंदा कभी भी इदारा नहीं हो सकता, और आप इन्वेस्टिगेशन होने दें, हो सकता है कि वो जिम्मेदार ना हो, मुझे लगता है शायद वो जिम्मेदार ना हो, क्योंकि फौज है, फौज एक इदारा है, फौज में शायद ऐसे लोगों की शायद जगह नहीं है। लेकिन हो सकता है गलती किसी से भी हो जाती है, हो सकता है वो जिम्मेदार हो, तो इन्वेस्टिगेशन होने देनी चाहिए थी। आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी, उससे आपके ऊपर और उंगलियां उठ रही हैं। अगर कोई सरेआम नहीं बात करता तो आज आप गली मोहल्ले में जाके देखें, आपको अलकाबाद से नवाजा जाता है। ये बदकिस्मती है हमारा। हम जैसे जो मुहिब वतन लोग हैं, जो हमेशा फौज जो हमारा मुल्क आज तक जो बचा हुआ है वो फौज की कुर्बानियों की वजह से बचा हुआ है। जो फौजी सरहदों में खड़े होकर अपनी जान के नजराने पेश करते हैं, पाक फौज हमारा प्राइड जो है ना, हमारा प्राइड थी। लेकिन मसला ये है कि अब जो आप इस जगह पे लेके जा रहे हैं कि आप अगर जब गली में हर बंदा उनको गाली दे रहा था तो हमारा दिल दुखता है। ये सोचना चाहिए कि आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं और फौज के साथ आप क्या कर रहे हैं। इसलिए ये जरदारी और नवाज शरीफ जैसे बंदों से बयान ना दिलवाएं। हो सकता है आपने बयान ना दिलवाया, उन्होंने खुद से बयान ना दिए हों, लेकिन आप इस चीज को समझें और मुल्क के अंदर इलेक्शन होने दें और स्टेबिलिटी आने दें। अवाम का राइट है कि वो किसको लेके आएगी। जी नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, इस पे अपने जो आरा का आप इजहार करें और हमें आगाह करें। अल्लाह आपका और हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।